जय हिंद दोस्तों। तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ 12वीं क्लास का इन हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और इसमें भी लिखा हुआ है मौर्य से लेकर गुप्त काल तक, जो कि 2025 में होने वाली एग्ज़ाम जिसमें ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने वाली है। जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग रट जाइएगा। आप लोग थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ लेकर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हूबहू आएगा। ठीक है, तब तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और अब थोड़ा सा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मेरा हौसला मजबूत हो। चलिए, तो मैं जो फटाफट मैं आपको जल्दी-जल्दी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। लिख रहा है क्षेमेंद्र की रचना किसने किया था? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षेमेंद्र की रचना कौन-सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना जो है बृहत कथा मंजरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि इंडिका की इंडिका की रचना इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका आपका मेगास्थनीज की रचना है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी को दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, किसको? समुद्रगुप्त को लिच्छवी का दोहित्र कहा जाता है, जिसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान कौन को क्या कहा जाता था? तो हस्ती सेना को महालीपिलुप्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता है? महापीलीलुप्ती कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? तो निम्न में से मीरा भी थी, अंडला भी थी, कराइकल भी थी। इसका सभी हो जाएगा जो राइट आंसर इसका डी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो गुप्त का जो है ना उसका कंपेयर लिप नेपोलियन से किया जाता है। किससे किया जाता है? नेपोलियन से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने घनानंद को समाप्त कर कर चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानने वाला था। कैसा धर्म के? कौन सा धर्म? जैन धर्म को मानने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, जिसका राइट आंसर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का पान्याध्यक्ष था। कौन था? पान्याध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पान्याध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका हो जाएगा गृहब्रज या राजगृह, और वर्तमान में पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, मगध की राजधानी। मौर्य वंश की राजधानी मगध ने मौर्य वंश ने कहाँ किया अपना
पाटलिपुत्र अपना राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा करा है कि मौर्यकालीन राज कहाँ स्थित है। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कलिंग राज्य कहाँ था, तो उड़ीसा में था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि मौर्यकालीन मौर्य मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजकीय कर संग्रहालय अधिकारी होते थे। कौन होते थे, तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है मौर्य मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या थे। तो मौर्य काल में ब्रह्मदेव भूमि दान थे। भूमि का दान थे, भूमि दान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो देखा जाए तो उसका बौद्ध धर्म था। कैसा था, बौद्ध धर्म था। ठीक है, ऐसे सभी धर्मों के लिए अशोक क्या थे, सहिष्णु थे। क्या थे, सभी धर्मों को अच्छा से मानते थे, किसी को मतलब किसी से मतलब ईर्ष्या नहीं करते थे, सभी धर्मों को अच्छे से मानते थे, सहिष्णु थे। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसके ए इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका। जो सिंहपाली माने हैं सिंहल द्वीप में, जैसे श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे, श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, श्रीलंका में भेजा था। तो ऑप्शन नंबर इस डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंह वहाँ का राजधानी, उसको राजधानी थी पहले, वहाँ पे जगह है श्रीलंका में, तो वहीं पे भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का, मौर्य वंश का, जिसने नंद वंश का समाप्त करके उसने क्या किया था, अपना मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और स्थापना किया और कौटिल्य को चाणक्य को प्रधानमंत्री के रूप में उसको नियुक्ति किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश के शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अशोक अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थन बन गया था। तो अशोक ने उप उपगुप्त उपगुप्त के माने प्रभाव में आकर उसने कहा हुआ कि बौद्ध धर्म के समर्थक बन गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि राजगिरह की नगर वधु का नाम था। तो राजगिरी के नगर वधु का क्या नाम था, तो इसका हो जाएगा सालवती नाम था। क्या नाम था, सालवती। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है कि प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है कि जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न रहे। तो इसका कौटिल्य ने लिखा है। किसने, कौटिल्य, चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोसाली था। कहाँ था, तोसाली, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। तो आर्यभट्ट जो था पटना का निवासी था, जिसने खगोलविद भी था, गणितज्ञ भी था। ठीक है, और हाँ यही सब था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था। तो द्वितीय नगरीकरण को नगरों को लौह युगीन
लौह युगीन नगर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लौह युगीन नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो भारत के प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख जो देखा जाता है तो कोई का अभिलेख है। जो अभिलेख है बुगजागोई अभिलेख है, जहाँ इस जगह है वहाँ से मिला है। जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बुगजागोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मेघासनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो मेघासनी जो था सेल्यूकस निकेटर के, किसके? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के, ठीक है, मेगास्थनीज यहाँ पर आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध के वर्णन जो है ना 13वें शिलालेख में किया गया है। कहाँ पे? 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। चीनी यात्री जो था विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है मेघास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? वही हो जाएगा। तो मेघास्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी किस शासनकाल का वर्णन है? तो बाणभट्ट का कादम्बरी किस शासनकाल का वर्णन है? तो इसमें हर्षवर्धन के काल का क्या किया गया? वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि गुप्त वंश गुप्त संवत कब को किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से लेकर 320 के तक ईस्वी तक ले चालू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच संच पंचतंत्र पंचतंत्र की रचना किसने किया है? पंचतंत्र की स्थापना विष्णु शर्मा ने किया है। किसने किया है? तो विष्णु शर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा ने किया था। शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि प्राचीन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास के जो है ना गुप्त काल को, किसको? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगर चित्रकारी के स्वर्ण काल पूछे तो आप लोग को जहांगीर के शासन काल को कहिएगा। ठीक है, अगर भारतीय इतिहास के अगर स्वर्ण काल पूछ दे तो गुप्त काल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का, ठीक है, शुद्ध सिक्का नहीं, सीधे सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का इसी में क्या किया गया था? इसका चलवाया था इसी काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के कितने प्रवाह के विवाहों को उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुआ है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है
कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय के हेनसांग जो थे, कौन थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, वही क्या थे? छात्र था। यहाँ पढ़ा और बाद में क्या बन गया? यहाँ के शिक्षक अध्यापक भी बन गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसमें समुद्रगुप्त को अपने बीना बजाते हुए अपने सिक्का पका किया है, अपना चित्र को उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था। तो उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अशोक का खरोष्टी लिपि का और ब्राह्मणी लिपि का, इन दोनों लिपियों में सबसे ज़्यादा लिपि में इनका अभिलेख जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो अशोक के 44 कितना 44 से अभिलेख जो है प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अशोक जो था, अशोक अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म का कहाँ पर प्रचलित है? अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित है? तो अशोक द्वारा प्रचलित जो है श्रीलंका में। अशोक ने क्या किया था? संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा गया था बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से क्या किया था? उसने वैद्य की शिक्षा ग्रहण किए थे। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवक कहाँ के रहने वाले थे? तो जीवक जो था राजगिरह के रहने वाले थे। कहाँ? राजगिरह के रहने वाले, राजगीर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की ख्याति जो था एक वैद्य के रूप में था। कैसे, कौन सी में? तो वैद्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, मतलब चिकित्सक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे हैं अंगराज के आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो अंगराज जो है आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो अंगराज भागलपुर में इसका अभी देखा जाए वर्तमान में, तो जो प्राचीन काल में अंगराज था वो अभी वर्तमान में कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बिम्बिसार बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिम्बिसार का संबंध जो है हर्यक वंश से था। किस वंश से था? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश को पितृहांता भी कहा जाता है। ठीक है, हर्यक वंश को किस कौन सा नाम से भी जाना जाता है? तो पितृहांता। क्योंकि इसलिए इसको कहा जाता है कि जो भी इसमें शासन पर आया है ना, तो अपने अपने पिता को हत्या करके ही शासन पे गद्दी संभाला है। ठीक है, तो इसलिए इसको पितृहांता कहा जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश से आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जारासंघ का संबंध किस वंश से था? तो जारासंघ के संबंध बृहदत्त वंश से था। किस वंश से था? तो बृहद वंश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि तक्षशिला 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 किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला जो है गांधार में स्थित है। कहाँ? गांधार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। आया था चेक करने जांच करने, अपनी बेटी से शादी करा के चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि
धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने अपने एक 13वें अभिलेख में क्या किया है? उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13वें हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरह थी। कहाँ थी मेरे दोस्तों? राजगिरह थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा है कि मगध की प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध के प्राचीनतम राजवंश के बाद देखा जाता है तो कहते हैं ना, हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। इसी को क्या कहा जाता है? पितृहंता बोले, अगले बताया ना। हाँ, पितृहंता था। इसने क्या किया? नंद वंश को समाप्त कर दिया। कौन? मौर्य वंश ने। और चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करके अपना मौर्य वंश को क्या किया? स्थापना किया। ठीक। उसका और अपने राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्रा में बनाया। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि पाटलिपुत्र किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तब पाटलिपुत्र के देखा जाता है तो सबसे पहले उदयन ने बनाया था। किसने? तो उदयन ने अपना राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र में बनाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो पाटलिपुत्र पर इसमें देखा जाता है तो इसमें गंगा, सोन, पुनपुन और इनमें से सभी नदियों के संगम पका हुआ है पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ठीक है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रथ मूसल कौन सा? रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो आप मगध में किया गया था। कौन किसमें जनपद में? तो मगध जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है। तो ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ है? तो बंगाल में है। कहाँ पे? तो बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि परस्ती इलाहाबाद परस्ती का लेखक कौन है? इलाहाबाद परस्ती का लेखक हरिसेन है। कौन है? तो हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षा संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? तो चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या किया था? अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है था? तो प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो मगध में था। कहाँ पे? तो मगध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत के शुरुआत 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब से? तो 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब से? तो 78 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है विश्व विश्व में विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन है? तो विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु देखा जाता है
तो इसमें तो दिया है चांदी। विश्व में सबसे पाई जाने वाली धातु जो है तांबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी। तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी। तो इसमें देखा जाता है तो ब्राह्मणी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि थी। कौन सी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। अगला क्वेश्चन मेरा है कि प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो प्रयाग प्रस्ती का संबंध देखा जाता है तो समुद्रगुप्त से है। किसका, समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि अपने स्वयं अपने स्वयं के खर्च से तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। किसने करवाया था, तो रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इंडिका के लेखक इंडिका के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए 59 क्वेश्चन आप लोगों के जो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 है, जो 12वीं क्लास के हैं, वीवीआई है सभी, समझ गए। तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तब तक मैं फिर दूसरे वीडियो लेकर लौटूंगा। तब तक मेरे चैनल को अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन में दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी लाभ मिल सके और वो अच्छे से पढ़ सके। जो अच्छा से नहीं किया है, चाहे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, उसके लिए लाभ मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।